हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 4 है। ऑलरेडी 3 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका फर्स्ट इज द क्ले डॉट अमंग द फॉलोइंग इज, कि निम्नलिखित में से क्ले डॉट कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्ले डॉट जो है वो क्या है। ठीक है, कुछ बच्चों ने टर्म जो है वो पहली बार सुनी होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो क्ले डॉट है वो क्या होता है। तो क्ले डॉट जो है एक मॉडिफाइड ग्रीन स्टेम है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है, जैसे कि लीव्स करती है। ठीक है, क्या है? एक मॉडिफाइड ग्रीन स्टेम है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है, जैसे कि लीव्स करती है। ये यूजुअली फ्लैट और निडल लाइक होते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। इसमें एक या दो इंटरनोड होते हैं। तो बताना था इनमें से कौन सा क्लेडॉड है। तो सिंपल है, पायरकिंसोनिया क्लेडॉड नहीं है, अकेशिया भी नहीं है, ओपनटिया भी नहीं है। तो एस्परजस जो है वो क्या है? दैट इज अ क्लेडॉड। बाकी इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये कैसा होता है? ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, नॉट अ लीफ। ठीक है, लिमिटेड इसमें एक या दो इंटरनोड होते हैं। लीव्स बेसिकली, ठीक है, पत्तियां छोटी कांटों में बदल जाती हैं। किस लिए? जल बचाने के लिए। एग्जाम्पल दोनों इंपॉर्टेंट है, एस्परजस और रस्कस जो है दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो वाटर की हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, वो किसके कारण होती है। तो जो वाटर हार्ड होता है, लेट्स सी, वो किस वजह से होता है, समझते हैं। तो बिकम वाटर बिकम हार्ड ड्यू टू द सॉल्ट ऑफ ड्यू टू द salt of calcium, that is Ca2 positive, and magnesium and magnesium Mg2 positive, like जैसे कि कार्बोनेट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फ्लोराइड। अगर बात करें डाइवेलेंट आयन की, डाइवेलेंट आयंस जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये क्या कॉज करते हैं? कोज हार्डनेस, ये हार्डनेस कोज करते हैं। वहीं मोनोवेलेंट आयन जो है ये हार्डनेस कोज नहीं करते हैं, जैसे कि मोनोवेलेंट आयन, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। तो ये कैसे हैं? ये मोनोवेलेंट आयन है, तो डू नॉट कोज हार्डनेस, ये हार्डनेस कोज नहीं करते हैं, डू नॉट कोज हार्डनेस। तो डाइवेलेंट आयन हार्डनेस कॉज करते हैं, मोनोवेलेंट आयन नहीं करते हैं। तो लेट्स सी ऑप्शन, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये मोनोवेलेंट है। कैसे हैं? मोनोवेलेंट है। और जब ये मोनोवेलेंट आयन है तो ये हार्डनेस कॉज नहीं करते हैं, ये हो गया गलत। क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बात सही है। नाइट्राइट एंड नाइट्रेट नहीं, कार्बोनेट ऑफ सोडियम और पोटेशियम भी नहीं। तो इस केस में जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है बाय इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो किसके कारण होती है, कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस कारण होता है। तो उसके दो रीजंस है, दो कोज है। एक है आपका स्पिन मोशन ओनली,
एक है आपका स्पिन मोशन और दूसरा है आपका ऑर्बिटल मोशन, इन दोनों के वजह से। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका सिर्फ स्पिन मोशन, तो स्पिन मोशन गलत, सिर्फ ऑर्बिटल मोशन नहीं, तो स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन बोथ, तो जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि इफ अ पर्सन हैज एंटीजन ए एंड बी इन आरबीसी, अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी में ए एंड बी एंटीजन है, कौन सा एंटीजन, ए एंड बी एंटीजन है, तो उस केस में पूछा है तो सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी। तो अगर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी है, तो उस केस में ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप आप सभी जानते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। तो इस केस में सीरम में कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी, नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन सीरम, सीरम में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी वर प्रेजेंट, तो बॉडी अपने ही आरबीसी को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, जिस वजह से कोई एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, ए बी जो है दैट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अगर बात करें एक और ब्लड ग्रुप की, दैट इज ओ, ब्लड ग्रुप ओ, तो ब्लड ग्रुप ओ के केस में क्या है, इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, नो एंटीजन, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, नो एंटीजन, दैट इज इसमें एंटीबॉडीज, बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, आप लिख सकते हैं, इसमें एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल डोनर है, कैसा है, यूनिवर्सल डोनर है। तो सिंपल है, जो ए बी है, ठीक है, इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं है, नो एंटीबॉडीज, नो एंटीबॉडीज, और ये क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है, ठीक है, यूनिवर्सल रिसीवर है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है, और इसमें दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, एंटीबॉडी ए नहीं, एंटीबॉडी नहीं, बी भी नहीं, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, आप सभी ने पढ़ा होगा, फॉर्मूला जो है वो है आपका, फॉर्मूला जो है इसमें वो है n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर सारे ऑप्शन की बात करूं तो सब में जो मास जो गिवन है वो सब में सेम है, यानी कि सारे ऑप्शंस में जो मास है वो सेम है, तो हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास। तो अगर हाइड्रोजन का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 2, ठीक है। आपको क्या करना है, सभी का मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करना है। अब कर लीजिए CH4 का कैलकुलेट, तो दैट इज 12 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4, दैट विल बी 16। उसके बाद N2 का कर लीजिए, ठीक है, तो 14 इंटू 2, दैट विल बी 28। और कार्बन डाइऑक्साइड का कर लीजिए, 12 प्लस 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 32, तो दैट विल बी 4, और 3 और 1 4, दैट विल बी 44। अब मास जो है, गिवन मास है 1, दैट विल बी 2, कैलकुलेट करके 0.5 आएगा, ठीक है। ये है 1/16, तो 0.00625 समथिंग कुछ आएगा। ये एक बार आप भी क्रॉस वेरीफाई जो है ये कर लीजिएगा, मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। सेम इसमें आ जाएगा आपका 1/28, तो 0.035 मोल्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। और ये आ जाएगा आपका समथिंग दैट विल बी 1/44, ठीक है। अगर इसे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 0.022
मोल्स। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में है, वो है हाइड्रोजन में। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर गिवन है, कौन कौन से हैं, लेट्स सी। 3 रेजिस्टर, चलो गिवन है 3 रेजिस्टर, कौन कौन से हैं, नाम दे दें। R1 दैट विल बी 1.5 ओम, ठीक है। R2 दैट विल बी 0.05 ओम, ठीक है। R3 दैट विल बी 0.25 ओम। ये सारे सीरीज में कनेक्टेड, क्या है, कनेक्टेड है। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो हमें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है तो हम कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है 1.5 ओम, R2 कितना है 0.05 ओम, R3 कितना है 0.25 ओम। इन सबको जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.8 ओम। कितना आ जाएगा, 1.8 ओम। तो हमने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1.80 ओम पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, बाकी के रेस्ट ऑफ द ऑप्शन हो गए गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच इज नॉट अ ट्रू फिश, कि इनमें से कौन सी ट्रू फिश नहीं है। तो ट्रू फिश कौन सी होती है, ट्रू फिश है, ट्रू फिश के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है जी। ट्रू फिश वो होती है जिनके पास गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं एंड वर्टिब्रा, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रू फिश कहते हैं। पूछा है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें लंग फिश की, ये कैसी होती है, ट्रू बोनी फिश, ये एक ट्रू बोनी फिश है। तो ये तो हो गया आपका गलत। डॉग फिश की अगर मैं बात करूं तो ये कैसी होती है, ठीक है, जो डॉग फिश है दैट विल बी ट्रू शार्क, ठीक है, ये कैसी होती है, ट्रू शार्क, गलत। कैटफिश, कैटफिश भी कैसी होती है, ये भी एक ट्रू बोनी फिश है, तो ये भी गलत। तो सिल्वर फिश जो है वो एक ट्रू फिश नहीं है, यही क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलेमाइन इज एन ओर ऑफ विच मेटल, की जो कैलेमाइन है वो ओर है किस मेटल का। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, वो किसका है, जिंक का है, मैग्नीशियम का नहीं, कॉपर का नहीं, आयरन का नहीं। तो वो किसका है, वो जिंक का है। जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, कैलेमाइन जो है वो किसका और है, जिंक का और है। जो नेम कैलेमाइन है वो डिराइव होता है लैपिस कैलीमेनियरिस से, ठीक है, ऑफ अ लेटिन करप्शन ऑफ ग्रीक कैडमिया, जिसका ओल्ड नेम होता है फॉर जिंक ओर्स इन जनरल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, Fe2O4Zn। इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं जिंक और के वो क्या क्या हैं, दैट इज फ्लोराइट, जिंकाइट, फ्रैंकलिनाइट, ठीक है, स्मिथ स्टोन। वैसे इतना डिटेल नहीं आता, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। जिंक और जो है नॉर्मली 5 से 15% जिंक जो है वो कंटेन करता है। बाकी टिन का जो पूछ लेते हैं वो है कैसिटेराइट और स्टेनाइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम के जो और होते हैं डोलोमाइट और मैग्नेसाइट, एम से मैग्नीशियम, एम से मैग्नेसाइट। कॉपर से ध्यान रखिएगा, कोवेलाइट, कैल्कोपायराइट और बोर्नाइट, ये सब क्या है, ये टिन के और है, ये मैग्नीशियम के और है, और ये कॉपर के और है। और कैलेमाइन इज एन और ऑफ जिंक, ठीक है। तो जिंक जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 0.5 मीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, आप सभी जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इन्होंने यही कहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 0.5 मीटर। वही कहा है कि कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 1 मीटर। तो F2 मान लेते हैं। और जो कॉनकेव लेंस है उनकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है, 1 मीटर आर कंबाइंड। तो आपको बताना है कि पावर ऑफ रिजल्टिंग लेंस विल बी, तो कैसे निकाल लेंगे, दैट इज P इज इक्वल्स टू 1/F, ठीक है। फोकल लेंथ 1 किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस के केस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड दीजिएगा,
ओके हमें इसमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ठीक है, तो निकाल लो P1, दैट विल बी पहले P1 1/0.5, ये किस में है, फोकल लेंथ पॉजिटिव में है, तो ये आ जाएगा आपका +2 डायोप्टर। ठीक है, सेम P2 के लिए निकाल लोगे, दैट विल बी 1/-1। जब 1/-1 है तो दैट विल बी माइनस डायोप्टर। दोनों का आप निकाल लीजिएगा P1 प्लस P2। कैसे निकाल लीजिएगा, -1 डायोप्टर, तो P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, तो ये है +2 डायोप्टर प्लस -1 डायोप्टर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, दैट विल बी +1 डायोप्टर। ठीक है, तो ये आ गया आपका +1, तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर निकाल लिया हमने। ठीक है, पावर ऑफ रिजल्टिंग लेंस ही निकालनी थी, दैट इज 1 डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है आपका, विच टिश्यू इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, कि जो कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, ठीक है, व्यापक रूप से पाया जाता है, एंड ऑल्सो फॉर्म मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो शरीर के अधिकांश भाग बनाता है, तो बहुत इजी है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू नहीं, नर्वस टिश्यू नहीं, एपिथेलियल नहीं, तो दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अगर बात करूं एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये कैसा केस में काम करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट एंड कनेक्शन, तो ये तो नहीं है। नर्वस मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, एपिथेलियल जो है ये, सॉरी, एपिथेलियल जो है वो सरफेस को कवर करता है, मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करता है। और कनेक्टिव टिश्यू जो है, मैंने गलत बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट, कनेक्टिव टिश्यू जो है सपोर्ट और कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है बॉडी में, जो कि सपोर्ट, कनेक्ट और प्रोटेक्ट करता है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को। तो फंक्शन क्या है, बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करना, टिश्यू को बांध के रखना, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना और एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, टाइप्स जैसे बोन सपोर्ट, कार्टिलेज, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब टाइप है। ब्लड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, एनर्जी स्टोरेज, टेंडन, मसल्स टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सिंपल जो मस्कुलर टिश्यू है ये मूवमेंट में हेल्प करता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सरफेस को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है, पेट्रोलियम, केरोसिन ऑयल, मिल्क की ग्लूकोज। तो आप सभी जानते हैं जो ग्लूकोज है वो क्या है, कंपाउंड है, यही क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, तो सभी जानते हैं दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई केल्विन करके आएगा तो केल्विन गलत है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, तो -273 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एन एपिथेलियल टिश्यू जिसके थिन फ्लाइट सेल्स होती हैं, अरेंज होते हैं एज टू एज सो एज टू अपीयर लाइक क्लोजली पैक, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक नहीं, ओवरी नहीं, दैट इज इनर लाइनिंग ऑफ चेक्स, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, कि इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन का मेथड जो है नहीं है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है कि वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होता है, तो जो वस्तु का भार होता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट विल बी 0। आप सभी जानते हैं वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, एंड क्या है, मास, सॉरी, मास जो है, और ग्रेविटी दैट इज जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, W इक्वल टू m इंटू जी। m क्या है, मास है, g क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू, किस वजह से, ग्रेविटी के वजह से। तो क्या होगा,
कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सारी डायरेक्शन में इक्वल लगेगी। जब वो सारे डायरेक्शन में इक्वल है तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो उस केस में वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट इज 0। तो 0 क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं उन पर हमने डिस्कशन किया है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।